Hello friends, I am Ruby Raina. Thank you so much to visit our channel Estate Akers. अभी जल्दी करंटली यूपी टेट हुए हैं, सी टेट हुए हैं। उसमें बहुत सारे लोग क्वालिफाइड होंगे या फिर उससे पहले से भी क्वालिफाई करे होंगे और वेट कर रहे हैं कि यूपी में कोई नई वैकेंसी आए यानी कि सुपर टेट आए, और उसके लिए सब लोग वेट कर रहे हैं कि कब आएगा, और उसके लिए सब लोग परेशान भी हैं। तो एक बात कहना चाहेंगे हम, परेशानियां हमारे जीवन में नहीं, हमारे मन में होती हैं, और जिस दिन मन को जीत लिया ना, ज़िंदगी खुद ब खुद सुधर जाती है। और कौन कहता है कि ज़िंदगी जीना इतना आसान है। लाइफ में स्ट्रगल तो होंगे ही। खुद सोच के देखिए ना, अगर हम ही नहीं होंगे तो प्रॉब्लम्स ही नहीं होंगी। तो सबकी लाइफ में है और सबकी प्रॉब्लम्स हैं, तो उससे फ़ाइट करना ही सॉल्यूशन है। और आप खुद ही एक बार सिलेबस उठा के देखिए सुपर टेट का। ये तो सच है कि वैकेंसी आएगी, चाहे आज आए, कल आए या फिर कितना भी टाइम लगे, बट आना तो है, 6 महीने बाद भी आ सकती है। तो उसके लिए बेटर सॉल्यूशन यही होगा कि हम खुद को तैयार करें। क्योंकि एक बार आप खुद ही सोच के देखिए कि 2017 बैच से लेकर के आज तक के सारे बच्चे एक ही वैकेंसी के वेट में हैं यूपी में। इतने सारे लोग बीटीसी बीएड किए हुए हैं और वेट कर रहे हैं कि सुपर टेट की वैकेंसी आए, और सबका वही हाल है। तो अच्छा ये होगा कि हम खुद को इस लायक बनाएं कि उन सब में फ़ाइट कर सकें। क्योंकि 2017 बैच से भी पहले जो 69,000 की भर्ती आई, उसमें जो लोग क्वालिफाइड नहीं हुए वो लोग भी तो कोशिश करेंगे ही। और उसके बाद से कितने सारे बच्चे हैं, अप्रॉक्स 21 लाख बच्चे, और हमें उन सब से कम्पीट करके और क्वालिफाई करना है, अपनी सीट को लेना है। तो इसलिए खुद को तैयार करना ही बेस्ट सॉल्यूशन होगा। और 1-2 तो सब्जेक्ट हैं नहीं, 5 भी नहीं है कि आप इजीली कर सकते हैं। अप्रॉक्स 14 होंगे, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा। हिंदी, इंग्लिश, यानी लैंग्वेज में 3 हो जाएंगे, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, रीजनिंग, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, चाइल्ड साइकोलॉजी है यानी बाल मनोविज्ञान, शिक्षण कौशल, जीवन कौशल, और साइंस में तीनों आ जाएंगे यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इन्वायरमेंट भी है, करंट अफेयर भी है। तो पढ़ना बहुत कुछ है, और पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। ये नहीं कि बस ऊपर ऊपर का पढ़ लिए, इम्पोर्टेंट पढ़ लिए तो हो जाएगा। क्योंकि कंपटीशन ज़्यादा है, इसलिए अच्छे से डीपली पढ़ना पड़ेगा। तो हमारे चैनल पे हम 1 बाय 1 करके लगभग सारे सब्जेक्ट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे एक चीज़ अच्छी होगी कि नोट्स अच्छे प्रॉपर मिल जाएंगे आपको। यानी कि नोट्स पहले हम इसके यहाँ पे थियरी पढ़ेंगे, ठीक है। पहले थियरी पढ़ेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं, चाहे वो यूपी टेट के हों या फिर सी टेट के हों या फिर अदर स्टेट वाले, तो उन सबको हम 1 बाय 1 क्लियर करेंगे, सॉल्व करेंगे। इस तरह से एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। और किसी भी कंपटीशन को फाइट करना है ना, तो सबसे बेस्ट चीज़ होती है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें, उससे आइडिया मिलेगा। पहले थियरी पढ़ लें, उसके बाद सारे क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करें। तो आज हम हिंदी का एक चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट्स। तो सबसे पहले ना ध्वनियाँ ही थी, यानी कि सिर्फ ध्वनि थी। फिर उसे चिन्हों के माध्यम से प्रदर्शित किया जाने लगा, ठीक है। तो आपको पता भी होगा कि देवनागरी लिपि से ही हिंदी को लाया गया है। तो पहले ध्वनियाँ थी, उनको लिखित रूप से प्रदर्शित किया जाने लगा, ठीक है। तो ध्वनि को ही लिखित रूप में जब लिखा गया, यानी कि ध्वनि के लिखित रूप को ही क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ड कहते हैं। वर्ड जो है, सबसे पहले वर्ड का विकास हुआ। तो वर्ड जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है, यानी भाषा की लघुत्तम इकाई है। उसके बाद ध्वनि के बाद ध्वनि से अक्षर आए, यानी ये भी कह सकते हैं कि लिखित रूप जो है, ध्वनि का लिखित रूप वर्ड, यानी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है,
या फिर भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ड है, वर्ड को भी कह सकते हैं। उसके बाद अक्षर और अक्षरों से मिल कर के पद बने, पद यानी कि शब्द बने, पदबंध बने, फिर उपवाक्य बने और फिर वाक्य बने। फाइनली भाषा का विकास हुआ। यहाँ पे वर्ण तालिका नीचे दी गई है जिसको दो भागों में बांटा गया, यानी कि वर्ण तालिका को दो भागों में बांटा गया, स्वर और व्यंजन। स्वर को 3 भागों में बांट दिया गया है, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और पुलुप्त स्वर। ठीक है, हर्ष स्वर में अ, छोटी ई, छोटा ऊ और री आते हैं। दीर्घ स्वर में आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ आते हैं। साथ में ही ए, ऐ, ओ और औ आते हैं। ठीक है, तो और तीसरा जो बचा पुलुप्त स्वर, जो कि ओम वगैरह होते हैं, एक्चुअली ये भी एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब कि इनका यूज़ नहीं है कोई। एक चीज़ और नोटिस करेंगे कि कई जगह ये भी दिया हुआ है कि ए, ऐ, ओ और औ जो हैं ये संयुक्त स्वर है, ऐसे संयुक्त करके नाम दिया गया है। तो दीर्घ स्वर को ना एक्चुअली 2 भागों में बांट दिया गया है, दीर्घ स्वर यानी कि सजातीय स्वर और संयुक्त विजातीय स्वर, आप देख सकते हैं। तो आ जो है ऐसे भी मतलब इसको डिवाइड करके भी लिख सकते हैं, अ और अ यानी अ प्लस अ बराबर आ, ऊ यानी छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बराबर बड़ा ऊ, ई यानी कि छोटी ई प्लस छोटी ई बराबर बड़ी ई। तो इस तरह से दीर्घ स्वर को 2 भागों में भी डिवाइड किया गया है, यानी मूल दीर्घ स्वर यानी कि सजातीय स्वर और संयुक्त विजातीय स्वर। और ए और ऐ को भी ऐसे ही हम मतलब डिवाइड करके लिख सकते हैं, जैसे विच्छेद करके लिख सकते हैं। ए को लिख सकते हैं अ धन ई, यानी कि अ, ये जो अ दिया हुआ है ए है, तो ए को हम अ लिखेंगे, साथ में छोटी ई, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अ और छोटी ई मिलके ए बन जाएगा। ठीक, अ और ऐ ये ए है, ठीक है, अ और ए मिल करके ऐ बनेगा, अ और ऊ मिल करके ओ बनेगा, अ और ओ मिल करके औ बनेगा। स्वर तो खैर हो ही गए, लेकिन साथ में 2 चीज़ और हैं, यानी कि अंग और अ। जब हम प्राइमरी में ऐसे पढ़ते हैं अ आ यानी कि स्वर पढ़ते हैं, तो अयोगवा 2 आते हैं लास्ट में, अंग और अ, तो इन्हें अयोगवा के नाम से जानेंगे। ये अयोगवा हैं, यानी कि अंग और अ, तो अंग को अनुस्वर कहेंगे, अ को विसर्ग कहेंगे। इस तरह से ये स्वर को डिवाइड किया गया है। अब व्यंजन को समझ लेते हैं। ये देखिए, ये व्यंजन है, तो व्यंजन को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, आगत है, इनको साइड से पढ़ेंगे, और विक्षिप्त व्यंजन। जो स्पर्श व्यंजन है इसको 5 भागों में बांटा गया है, यानी क वर्ग, क वर्ग में क से अंग तक के सारे वर्ड आएंगे, यानी क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग में भी 5 वर्ड हैं, च, छ, ज, झ, ञ। ऐसे ही ट वर्ग में, त वर्ग में और प वर्ग में क वर्ग के 5, च के 5, ट के 5, त के 5 और प के 5 वर्ड मिलकर के कुल स्पर्श व्यंजन 25 हैं। ऐसे ही अंतःस्थ व्यंजन है, य, र, ल, व। उसमें है तालव्य स, मूर्धन्य स, दांत्य स, ह। संयुक्त व्यंजन में कश, त्र, ज्ञ और स्र। यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना थोड़ा ज़रूरी है कि मूल व्यंजन जो है, मूल व्यंजन, जब भी मूल व्यंजन की बात की जाए तो स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन को ही जोड़ के, यानी 25, 4 ये और 4 ये, इन्हीं को जोड़ के 33 मूल व्यंजन होते हैं। आगे है संयुक्त व्यंजन, कश, त्र, ज्ञ और स्र। और उच्छिप्त व्यंजन है, जिनको कि द्विगुणित व्यंजन भी कहते हैं। उच्छिप्त व्यंजन 2 होते हैं, जिनको द्विगुणित व्यंजन भी कहते हैं, ड, ढ। ठीक, तो उच्छिप्त व्यंजन हो गए 2, ड और ढ, जिसको द्विगुणित व्यंजन भी कहते हैं। इसके बाद है आगत। आगत में 4 वर्ड आते हैं, ज, फ, एक्चुअली इनके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, ज, फ, ख और आ जो कि अंग्रेजी शब्द है, ये अरबी फारसी के हैं। तो
ये इसको उसके उच्चारण यानी कि स्वर के उच्चारण स्थान को समझने से पहले हम इनकी संख्या को थोड़ा केयरफुली देख लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है। अगर कहीं क्वेश्चन में आता है कि स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 11, ठीक है। स्वरों की संख्या 11 और व्यंजन की संख्या 39, ठीक है। मूल व्यंजन की संख्या पूछे तो 33, मूल व्यंजनों की संख्या 33 और कुल व्यंजनों की संख्या 39, और यहाँ से कुल स्वरों की संख्या 11, तो 39 और 11 इस तरह से कुल वर्णों की संख्या 52, ठीक है। फिर से एक बार केयरफुली इस बात में कंफ्यूज नहीं होना है और सीरियसली एकदम अच्छे से समझ लेना है कि स्वरों की संख्या 11 होती है, व्यंजनों की संख्या यानी अगर सिर्फ व्यंजन की पूछे यानी कुल व्यंजन की संख्या 39 होती है और मूल व्यंजन की संख्या 33 होती है और कुल वर्णों की संख्या 52, यानी कि स्वर की संख्या 11, व्यंजन की संख्या 39 और कुल वर्ण की संख्या 52, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आगे चलते हैं, आगे स्वरों के उच्चारण स्थान को समझते हैं। तो स्वरों के उच्चारण स्थान को समझने से पहले एक और चीज़ समझ लेते हैं कि हम अपने मुख से यानी जब भी मुख से कुछ बोलते हैं तो उसके उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ हैं। मान लीजिए कि ये आपका गला है, गला से ही ऊपर का है, तो ये सबसे पहले कंठ होता है, ठीक। पहले कंठ होगा, यानी कि जब भी हम उच्चारण स्थान करेंगे यानी उच्चारण करेंगे किसी शब्द का तो वो कंठ से उच्चारण होता है, ठीक है। ये स्थान है, अलग अलग वर्डों का अलग अलग उच्चारण स्थान होता है। तो ये पहला जो है कंठ है, ठीक है। ये हम गले से ऊपर आ रहे हैं, ठीक। ये कंठ है, पहला उच्चारण स्थान कंठ। दूसरा तालु, तालु जो है मुख के अंदर का जो पिछला छत है, ठीक है, वो तालु होता है। आगे वाला भाग जो है मुख के भीतर का जो छत है उसका पिछला भाग तालु हो गया और अगला भाग मूर्धा हो गया, ठीक है। ये केयरफुली समझना है कि मुख के भीतर का जो छत है उसका पिछला भाग तालु और अगला मूर्धा, ठीक। उसके बाद दंत होते हैं और ये बाहर होठ होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला उच्चारण स्थान कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत और फिर ओष्ठ। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। तो अब यहाँ से उच्चारण स्थान को समझ लेते हैं। अ और आ का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है, ठीक है। अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ होता है। छोटी ई और बड़ी ई का उच्चारण स्थान तालु होता है। छोटा ऊ और बड़ा ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। री और यानी कि छोटी री बड़ी री, एक्चुअली री ही बोलेंगे, री का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है, ठीक है। ऐसे ही ए और ए का भी उच्चारण स्थान देख लेते हैं। तो ए का जो उच्चारण स्थान होता है, एक्चुअली इसको जब विच्छेद करेंगे तो अ और ई से मिलकर के ए बन रहा है, ठीक है। तो अ जो है, अ का उच्चारण स्थान हम पहले पढ़ चुके हैं कि अ का उच्चारण स्थान कंठ है, ठीक है। तो अ का उच्चारण स्थान कंठ हो गया और ई का उच्चारण स्थान तालु हो गया, तो ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु मिलके कंठ तालव्य हो जाएगा, ठीक है। और ए का उच्चारण स्थान भी कंठ तालव्य हो जाएगा। ऐसे ही ओ है, ओ अ का उच्चारण स्थान कंठ और ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ, तो ओ का उच्चारण स्थान कंठ ओष्ठ हो जाएगा। ऐसे ही औ का उच्चारण स्थान भी कंठ ओष्ठ हो जाएगा। तो ये स्वर के उच्चारण स्थान है। इसमें एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पूछ भी सकता है कि किस मतलब जब स्वरों का उच्चारण करते हैं तो जितने भी उच्चारण स्थान है, कुल मिला के 4 उच्चारण स्थान है ना, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, 4 उच्चारण स्थान है। तो कौन सा ऐसा उच्चारण स्थान है जहाँ से स्वरों का उच्चारण नहीं किया जा सकता है? तो वो है दंत। कभी भी स्वर का उच्चारण दंत से नहीं होता है, यानी कि स्वर का उच्चारण कंठ से होता है, तालु से होता है, मूर्धा से होता है, लेकिन दंत से उच्चारण नहीं होता है स्वरों का। और इसको एक तरह से सीरियल नंबर से भी हम याद कर सकते हैं। अ आ का कंठ है, ठीक है। ई का दूसरे नंबर का उच्चारण स्थान तालु है। ऊ का ऐसे भी बोलने पे भी समझ में आता है। जब ऊ और ऊ का उच्चारण करते हैं लोग तो हमारे होठ जो हैं दोनों चिपक जाते हैं, यानी गोल हो जाते हैं। तो इस तरह से भी समझ में आ जाए कि ऊ का
ऊ का उच्चारण स्थान ओष्ठ हो जाएगा, री का मूर्धा हो जाएगा। ई ऐ का कंठ तालव्य और ऊ और औ का भी जब उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ जो हैं थोड़े गोल हो जाते हैं। तो इसे भी ऐसे समझ सकते हैं कि कंठ ओष्ठ इनका उच्चारण स्थान होगा। थैंक यू सो मच हमारे चैनल पे विजिट करने के लिए। एंड लव योर सेल्फ, टेक केयर ऑफ़ योर पेरेंट्स। थैंक यू सो मच।